नमस्ते दोस्तों। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरो बनाएगी। तो अभी वर्तमान का समय सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रिपरेशन का जो वक्त होता है हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर लिए, थोड़ी सी समस्याओं को झेल लिए, तो उनका जो कल का आने वाला भविष्य है बहुत ही सुनहरा होता है। तो इसी के साथ आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 28 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले भारत बनाम डब्ल्यूएचओ का मानक तैयार करने का जो तरीका है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के द्वारा बहुत से ऐसे मानक बनाए जाते हैं जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ही कारगर नहीं हो पाते हैं, सुटेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मानक जो बनाए जाते हैं मेनली जो यूएसए के लिए बनाए जाते थे पहले डब्ल्यूएचओ के द्वारा, और उसी को बाद में उपयोग किया जाता था और विश्व के अन्य देशों में। तो इसमें जो मुख्य बातें की जा रही है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण, कुपोषण के लिए जो भी मानक उपयोग किए जा रहे हैं उससे संबंधित बहुत से विवाद देखे गए हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बात और है, अल्प पोषण, यानी उसके निर्धारक जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि भोजन का सेवन वो कितना कर रहा है, आहार की विविधता, ठीक है, स्वस्थ भोजन है या नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखना है, महिलाओं की स्थिति, गरीबी की व्यापक स्थितियां, तो ये सारे चीजें जो है वो अल्प पोषण को निर्धारित करती है। अभी वर्तमान समय में देखा गया है कि भारत जो है कुपोषण के बहुत ही जटिल समस्या से जूझ रहा है, और यहाँ पे एक और कारण देखा जा रहा है कि भारत किस प्रकार इस चरम सीमाओं का देश है जहाँ जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीब है और अपनी आवश्यकता अनुसार जो भोजन है उसको खरीदने में विफल हो जा रहा है, ठीक है। इसके विपरीत भी देखा गया है मोटापा, ठीक है, मोटापा की भी समस्या लगातार भारत में बढ़ रही है। 40% से अधिक युवकों को अपेक्षा से कम भोजन मिलता है और लगभग एक तिहाई जो भारतीय हैं वो कुपोषित हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल है, विकसित भारत यात्रा में खुशी की तलाश की जा रही है, ठीक है। तो विकसित भारत यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है वो 2047 तक भारत का आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी संबंधित कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के ग्रोथ से और क्रय शक्ति के बढ़ जाने से क्या प्रोस्पेरिटी आ जाती है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी समृद्धि की बात की जा रही है, खुशी से रिलेट किया जा रहा है, हैप्पीनेस की बात की जा रही है। देखा जाता है कि बहुत से डेवलप्ड कंट्री हैं उनका जीडीपी बहुत बड़ा आकार लिए हुए है, फिर भी उस देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है बहुत ही खराब है। उसी का एग्जाम्पल लिया जा रहा है भारत के लिए, जहां भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है 126वां स्थान है मात्र 137 देशों में, ठीक है। तो ये जो भारत की खुशहाली का जो मापन करता है, ये कहीं ना कहीं देख रहा है कि भारत में जो है हैप्पीनेस नहीं है, खुशियां नहीं है, उसका अभाव है। तो इसके जो हैप्पीनेस के लिए मुख्यतः जो 6 कारक इसके लिए बताए गए हैं, जैसे कि प्रतिकूल सकल घरेलू उत्पाद, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक समर्थन, ठीक है। उसके बाद जीवन विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद छठा जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है वो किसी भी देश का खुशी का आकलन करता है, ये 6 कारक याद रखिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, दो शासनों की कहानी, व्यवधान और जल्दबाजी। अभी जो लोकसभा का 15वां, 16वां और 17वां, ये तीनों में तुलना किया जाएगा। 15वां के समय जो था कांग्रेस का सरकार था, ठीक है, यूपीए का सरकार था। अभी वर्तमान समय में 16वां और 17वां जो है इसमें जो है एनडीए का सरकार है, ठीक है। तो एनडीए के सरकार में लगातार देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो विंटर सेशन समाप्त हुआ है संसद में, तो वहां पे देखा गया है लगभग 146 एमपी को लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर इनको निष्कासित कर दिया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट 18 बिल को पास कर दिया गया है। और इस पे जो है लगभग 45 से 46 बिल ऐसे हैं जिसको 60 मिनट से भी कम समय दिया गया है डिस्कशन के लिए। तो इसी पे विवाद है, इसको हम लोग चार्ट के रूप में देख लेंगे, ठीक है, और इसकी तुलना भी कर लेंगे जब दूसरा अगर पार्टी केंद्र में होता है तो क्या स्थितियां रहती है केंद्र में, ठीक है। और पहले जब बीजेपी के जो कुछ नेता थे वो ओपोजिशन में थे तो उनका क्या क्या स्टेटमेंट था लोकतंत्र से संबंधित, और जब ये विरोध किया जाता था इम्पीच का संसद में तो उसका क्या क्या स्टेटमेंट था, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, स्ट्रीम एक
स्पेस एयरक्राफ्ट है जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो उसी को कहा जाता है जाक्सा, ये ध्यान रखिएगा। ये जापान का स्पेस एजेंसी है, इसी को कहा जाता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, उसी ने 7 सितंबर को स्लिम को चंद्रमा पे भेजा, उसके साउदर्न क्षेत्र में। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये 25 दिसंबर को जापान का जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, उसी को कहा जाता है स्लिम। ये ध्यान रखेगा, स्मार्ट लैंडर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, उसी को इंग्लिश में स्लिम कहा जाता है। तो वही एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्बिट में चली गई है मून के, आफ्टर अ मंथ लॉन्ग जर्नी, 1 महीने के लंबे जर्नी के बाद से। ठीक है, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो मून है उसका लैंडिंग एक्सपेक्टेड है जनवरी 19 को। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, और इसका जो कहीं ना कहीं निर्धारण करेगा, ये चंद्रयान 4 को जो कैसे भेजा जाए उसका भी निर्धारण करेगा। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हाउ विल स्लिम अफेक्ट चंद्रयान 4, ठीक है, वो कैसे प्रभावित करेगा चंद्रयान 4 के जो हमारा मिशन है भारत का मून पे। तो ये हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है ग्रो लोकल ईट लोकल, एक नया पहल शुरू किया गया है जो स्थानीय फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाए जाने की बात की जा रही है और उसको स्थानीय मार्केट में ही जगह देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले WHO स्टैंडर्ड्स वर्सेस इंडिया का इन्वायरमेंट में कौन कौन से जरूरी हैं, खास के माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं। जैसे भारत में बच्चों में कुपोषण का उच्च स्तर एक लगातार समस्या रही है, और अल्प पोषण के निर्धारित कौन कौन से कारक हैं, जैसे इसमें भोजन का सेवन करना, आहार की विविधता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं की स्थिति और गरीबी जो है, ये अल्प पोषण जो कम खाना उपलब्ध हो पाता है, जो कम भोजन उपलब्ध होता है, जिसके कारण भारत के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण यहाँ पे ये 5 बताए गए हैं। ठीक है, तो बचपन में कुपोषण के सबसे आम उपाय जो थे मानव शास्त्रीय मानकों पर आधारित थे, जैसे उम्र के हिसाब से ऊंचाई बढ़ना चाहिए और ऊंचाई के हिसाब से वजन बढ़ना चाहिए। तो वास्तविक परिणामों के परिणाम स्वरूप प्रगति पर नजर रखने पे इसकी निगरानी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी बच्चा उसकी सही तरीके से वजन बढ़ रहा है या नहीं, या ऊंचाई बढ़ रहा है नहीं, उसी से उसका स्वास्थ्य मानक तैयार किया जाता था। और अधिकांश अन्य देशों की तरह भारत भी कुपोषण को मापने के लिए विश्व स्तर पर जो WHO के द्वारा विकास मानकों का उपाय को अपनाए हुए। हालांकि भारत में इन विकास मानकों के उपाय से संबंधित कई मुद्दे पर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में कुपोषण का एक जटिल समस्या है। ठीक है, और इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि भारत में जो है बहुत बड़ी संख्या में गरीब जनसंख्या और अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन को खरीदने में असमर्थ है। और इसके विपरीत भी कुछ परिस्थितियां देखी जा रही है भारत में कि मोटापा जो है पूरे देश में एक व्यापक समस्या बन गया है। 40% से अधिक युवाओं को अपेक्षाकृत कम भोजन मिलता है और लगभग 1/3 जो भारतीय हैं वो कुपोषण के शिकार है। वहीं भारत सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए भोजन में खाद्य में सब्सिडी प्रदान कर रहा है, जिससे कि कुछ मूलभूत जो भोजन की आवश्यकता है वो गरीब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल तक। लेकिन देश की तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण अभी भी अनेक प्रकार की समस्या है। ये इस तरह का जो खाद्यान्न सब्सिडी का जो मानक दिया गया है भारत के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें अभी भी बहुत सी समस्याएं, चाहे आधार कार्ड का या फिर वेरिफिकेशन का या फिर ऑथेंटिकेशन का या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो अभी भी यहाँ पे व्याप्त है। और मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में इसकी वैश्विक स्थिति के संबंध में देखा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत ही निराशाजनक रही है। मात्र 121 देशों में भारत का जो स्थान रहा है 107वां रहा है। ये ध्यान रखने की बात है, और भारत की स्थिति बहुत ही खराब रही है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो माप होता है उसमें कौन कौन से मुख्य चीजें मापी जाती है, जैसे स्टंटिंग और मृत्यु दर के साथ साथ पूरी आबादी में कैलोरी की कमी की भी जांच करते हैं। तो ये भी एक नई चीज है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कैलोरी की जांच को भी महत्व देते हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिससे कि यह विशेष रूप से बच्चों के लिए पोषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5वां संस्करण था उसके अनुसार कहा गया कि 2019 से 21 तक 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे जो हैं वो बौने पर के शिकार हैं। मतलब कि जितना प्राकृतिक रूप से उनकी लंबाई होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है। ये 35.5% बच्चे हैं, और 19.3% बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं। ठीक है, और 32.1% जो बच्चे हैं वो कम, जितना व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक रूप से एक लंबाई के अनुसार वजन होना चाहिए
वो उतना नहीं है, कम वजन के शिकार है। ठीक है, तो अल्प पोषण जो है वो मुख्यतः 4 व्यापक रूपों में प्रकट किया जाता है: बर्बादी, बौनापन, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। उसी को कहा जाता है वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट एंड डिफिशियंसी इन विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें शुरुआत कर लेते हैं वेस्टिंग से। तो वे वेस्टिंग को ऊंचाई के मुकाबले कम वजन के रूप में परिभाषित करते हैं। यह अक्सर हालिया और गंभीर वजन घटने का संकेत देता है। तो जहां पे वजन कम होता है यहीं पे वेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह लंबे समय तक भी बना रह सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है और उन्हें लंबे समय तक लंबी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो बच्चों में वेस्टिंग से, ठीक है, वेस्टिंग से मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। जब वजन कम होता जाता है, वो बहुत ही कमजोर होता जाता है, तो उसमें और लगातार बीमारियों का जो संख्या है वो बढ़ता जाता है, उसके कारण वो मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा जो है वो स्टंटिंग है। स्टंटिंग को उम्र के हिसाब से लंबाई, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, वेस्टिंग मतलब कि वजन, ठीक है, वजन कम रहना, स्टंटिंग मतलब कि लंबाई। ठीक है, तो स्टंटिंग को उम्र के हिसाब से कम लंबाई के रूप में परिभाषित किया गया है और यह दीर्घकाल या फिर बार बार होने वाले अल्प पोषण का परिणाम है। ठीक है, आमतौर पर गरीबी और खराब मातृत्व, स्वास्थ्य और पोषण, लगातार बीमारी या फिर प्रारंभिक जीवन में उचित भोजन और देखभाल से जुड़ी समस्याएं के कारण जो होता है स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है। और स्टंटिंग जो होता है बच्चों को उसकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, तो ये स्टंटिंग हो गया। अब तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कम वजन को उम्र के हिसाब से कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है। और कम वजन वाला बच्चा जो होता है वो बौना, कमजोर दोनों हो सकता है। ठीक है, बौना या कमजोर भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो होती है वो विटामिन की कमी या फिर मुख्य खनिजों की कमी जब हो जाती है, जो शरीर के कार्यों जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो भारत में कुपोषण के कई आयाम हैं, जैसे कैलोरी की कमी, प्रोटीन की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, WHO के मानक जो हैं वो मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी पर आधारित है। तो ये याद रखिएगा, MGRS का मतलब होता है मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी। ठीक है, तो WHO के मानक मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी पर आधारित जो 1997 से 2003 के बीच में 6 देशों ब्राजील, घाना, भारत, नॉर्वे, ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था उन बच्चों के विकास के पैटर्न का निर्धारण करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग 2-3 चीजें पढ़, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ लें, उसमें क्या क्या कारक उपयोग होते हैं, उसका WHO के द्वारा क्या क्या कारक उपयोग होते हैं एक माल न्यूट्रिशन को मापने के लिए। उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है। उन बच्चों के विकास के पैटर्न जो कि जन्म से 5 वर्ष तक का निर्धारण करता है, उन्हें अपने वातावरण में किसी भी ज्ञात कमी का सामना नहीं करना पड़े, उसी की जांच करता है WHO का MGRS। ठीक है, तो MGRS में भारत के लिए जो नमूना दिया गया, दक्षिण दिल्ली में रहने वाले विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों के एक समूह से लिया गया। ऐसे बच्चे जो अध्ययन के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे, जिसमें अनुकूल विकास का माहौल, ठीक है, बहुत ही अच्छा विकास का माहौल हो, हर एक चीज उपलब्ध हो, स्तनपान कराना और धूम्रपान न करने वाली माँ भी शामिल हो। ठीक है, माँ भी स्वस्थ हो। MGRS नमूने में लगभग सभी माताओं ने लगभग 15 वर्ष से अधिक की शिक्षा ग्रहण की थी, लगभग 15 वर्ष से अधिक की शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां संस्करण में कहा गया कि 54.7% जो महिलाएं हैं उसने 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है। तो यहाँ पे दोनों के डेटा में कंट्राडिक्शंस देखे गए। ठीक है, क्योंकि MGRS के द्वारा कहा गया कि सभी महिलाएं 15 वर्ष से अधिक शिक्षा ग्रहण कर चुकी है, लेकिन वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के सर्वे में पाया गया कि मात्र 54.7% ही जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक का स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद ये जो तुलना किया गया ये कहीं ना कहीं भ्रामक हो सकता है, क्योंकि WHO MGRS के अध्ययन मानदंड जो होते हैं इन व्यापक अध्ययनों से भिन्न है। उदाहरण के लिए MGRS में उचित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए परामर्श का एक घटक शामिल था, जो NFHS या फिर व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से गायब था। तो यहाँ पे भारत में जो था ये मानक गायब था। और वास्तव में एक बार जब यह समझ में आ जाता है कि MGRS नमूना जो है आदेशात्मक अनुमानों को स्थापित करने के उद्देश्य था, तो अधिकांश नमूना संबंधी चिंताओं का सामना हो जाता है। तो यहाँ पे और भी MGRS के द्वारा जो कुछ मानक उपयोग में लाते हैं वो आनुवांशिक वृद्धि में भी ये अन्य चिंता देखती है। जैसे MGRS मानकों के उपयोग के संबंध में
मुद्दों का एक और महत्वपूर्ण समूह दूसरे के संबंध में भारत की अनुवांशिक विकास क्षमता, ठीक है, यहाँ पे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। जैसे कि बच्चों के विकास पर जो माँ का लंबाई होता है वो भी प्रभावित करता है, ऐसा माना जाता है WHO के द्वारा, ठीक है। तो कम औसत मातृत्व ऊंचाई जो होती है वो स्वयं गरीबी और महिलाओं की खराब स्थिति के कारण होता है, और इसी के अंतर पीढ़ीगत संरचना का प्रतिबिंब होता है जो उसके बच्चे पे पड़ता है, और इसीलिए अभाव के माहौल में और अपर्याप्त वातावरण के एक उपयुक्त संकेत के रूप में देखा जाता है स्टंटिंग को, ठीक है। और जो महिलाओं की जो लंबाई होती है उसको भी सापेक्ष रूप से जोड़ा जाता है बच्चों की लंबाई से, ठीक है। आगे कहा जाता है WHO को मानकों से और विभिन्न देशों को लाभ भी हुआ है। तो इस तथ्य से यह पता चला है कि खराब आर्थिक स्थिति वाले कई देश जिसमें दक्षिण एशियाई देश भी शामिल थे ने समान WHO MGRS मानकों का उपयोग करके स्टंटिंग के प्रसार में अच्छा सुधार कर लिया, ठीक है, और मतलब कि उसके प्रसार को रोकने में सुधार किया, ठीक है। और भारत के भीतर बौनेपन जो कम लंबाई होती थी की व्यापकता के साथ साथ वयस्क लंबाई में वृद्धि दोनों में क्षेत्रीय अंतर यह भी संकेत करता है कि उड़ीसा, तो ये कुछ क्षेत्रों में भारत के कुछ राज्यों में WHO का MGRS का मानक भी कारगर रहा है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ राज्य जो हैं दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से अपनी कुपोषण की समस्या को कम करने में सफल हुए हैं। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि जीन पूल भी अधिक सामाजिक आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या स्तर पर बदलते हैं, और यह तथ्य जो है जापान जैसे देशों की बढ़ती औसत ऊंचाई से प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जीन पूल की बात की गई है, जैसे जापान में जो औसतन ऊंचाई है, लोगों की लंबाई कम है, वो अभी बढ़ने लगी है, ठीक है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है WHO का MGRS मानक कुछ जगह कारगर भी है, ठीक है। तो भारत में कुपोषण की समस्याओं के कारण को कैसे कैसे बताया गया है, तो सरकार के कार्यक्रम के तहत गलत वर्गीकृत बच्चों को अत्यधिक भोजन उपलब्ध कराना, तो ये मुख्य पॉइंट है, ठीक है। बच्चों को सही तरीके से वर्गीकृत ही नहीं किया जाता है। जो बच्चे अमीर होते हैं उसे बहुत सी चीजें उपलब्ध हो जाती है, जो बच्चे गरीब होते हैं उन तक सरकार का कल्याणकारी योजना पहुंच ही नहीं पाता, या फिर जागरूकता की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक वजन और मोटापा में वृद्धि हो जाता है। एक तरफ वजन घट ही रहा है, एक तरफ गरीबी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है मोटापा का भी शिकार हो रहे हैं लोग। तो भारत में गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसी के बढ़ते बोझ को देखते हुए एक और चिंता का विषय है कि बच्चों के आहार संबंधी अंतराल, जो बच्चे जो खाना खाते हैं उसके बीच में गैप कितना है, और जो मिड डे मील है या मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी में पूरक पोषण जैसी योजनाओं की खराब कवरेज, ठीक है, ये भी मुख्य पॉइंट है कि यहाँ पे खराब कवरेज को देखते हुए ऐसी आशंकाएं काफी हद तक अनुचित प्रतीत होती है, ठीक है, केवल डिजीज का भी बोझ बढ़ जाता है, ठीक है। और आगे कहा जाता है इन योजनाओं के तहत भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अनाज भारी ना हो और सभी पोषक तत्व, मतलब कि इतना ज्यादा ना खाना खा ले कि उनका मोटापा बढ़ जाए, ठीक है। तो वो खाना उस तरह से खाएं जिससे उनका गुणवत्ता बढ़े, ठीक है, पोषण बढ़े, जिससे कि सभी पोषक तत्व शामिल हो और आहार विविधता भी योगदान दिया जाए, आहार भी विविध प्रकार के उपलब्ध कराया जाए, जैसे बच्चों के भोजन में अंडे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दाल भी शामिल करके जैसी सिफारिश पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और यह भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बेहतर पोषण संबंधी परिणामों के लिए आहार में सुधार के साथ साथ बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, उसके बाद बाल देखभाल सेवाओं आदि जैसे कई हस्तक्षेप भी आवश्यक रखता है। तो भारत में यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं लिख दिया हूँ सिंपली, जैसे भारत में कुपोषण के मुख्य कारण है, वयस्कों में कुपोषण का उच्च स्तर जो है देश के 1/3 वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। बच्चों में कुपोषण का उच्च स्तर लगभग हर दूसरे बच्चे को प्रभावित करता है। और जो मातृत्व अल्प पोषण का उच्च स्तर जो है जन्म के समय कम वजन का कारण बनता है। शिशु और छोटे बच्चों के आहार और देखभाल की अनुचितता और निम्न स्तंभ प्रथाएं जो है वो इन्हें कुपोषित करती है। बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने संबंधित भी मुद्दे हैं। उसके बाद पोषण और पोषक तत्वों के स्रोत सहित स्थानीय पौष्टिक भोजन के उपयोग के बारे में भी कम जागरूकता है। उसके बाद किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चियां होती है कम उम्र की, उनके स्वास्थ्य पर कम उनके स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है अगर तुलना किया जाए जो पुरुष किशोर होते हैं, ठीक है, जो किशोर होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता सुविधाएं तक अपर्याप्त पहुंच, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो भारत में कुपोषण के कारण है, ठीक है। तो सरकारी पहल क्या क्या किए जा रहे हैं जो कुपोषण को कंट्रोल कर सके, कुपोषण को नियंत्रित कर सके। तो सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है जिसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या पर अंकुश लगाना है। एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है, उसी को कहा जाता है ICDS,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। इसे 1975 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उसकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, उसके बाद स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ठीक है, ये सारी जो योजनाएं हैं ये मेनली जो है कुपोषण को केंद्रित करती है, ठीक है। तो इसके द्वारा, इस योजना के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है मतलब कि यहाँ पे राज्य का भी 50-50 धन लगेगा, ठीक है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक और डाकघर खातों में सीधे 5,000 का नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया, जिसे पोषण अभियान भी कहा जाता है। उसके बाद एनीमिया मुक्त भारत अभियान, एनीमिया में सालाना 1 से 3% अंक की कमी लाने के लिए मिशन 2018 शुरू किया गया। उसके बाद मिड डे मील योजना, इसका उद्देश्य नामांकन को बढ़ाना, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के अलावा स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर को सुधारने के लिए ये मिड डे मील लाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें कहा गया कि सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस कानून का उद्देश्य जो है वो भोजन तक पहुंचने को कानूनी अधिकार बनाता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गणना के लिए IFPRI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तो आधे पेट खाना, दूसरा है बच्चों का स्टंट करना, तीसरा है बाल मृत्यु दर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, IFPRI जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, इसके 4 मुख्य घटक हैं। अल्प पोषण, शिशु निर्बलता, ठीक है, उसके बाद शिशु वृद्धि रोधक जिसका लंबाई कम हो जाता है, निर्बलता मतलब हो गया जिसका वजन कम हो जाता है, और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ये 4 घटक ध्यान रखिएगा, इसी के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि विकसित भारत यात्रा में खुशी की तलाश। लगातार जो देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश जो हैं अपने GDP को एक्सपेंड ग्रोथ करने के लिए, रैपिडली ग्रोथ करने के लिए बहुत तेज से कार्य कर रहे हैं। तो इससे कहा जाता है कि बहुत से देश ऐसे विश्व स्तर पे हैं जो अपना GDP को बहुत बड़े स्तर में बढ़ा तो लिए हैं, परंतु वहां का सेटिस्फैक्शन, ठीक है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी भागीदारी बहुत खराब देखी जाती है। तो यही सारी चीजों को हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। इसमें कहा जाता है कि विकसित भारत को अब औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है, ठीक है। विकसित भारत हैज नाउ बीन फॉर्मली लॉन्च्ड। 2047 तक अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विचार बहुत ही रोचक है। जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए लगता है कि यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और यह क्षण जो है वो हमें विकास की सोच का आकलन करने का भी अवसर प्रदान करता है, ठीक है। विकास योजना के चुनाव में फोकस और प्राथमिकताएं जो है वो महत्वपूर्ण और जटिल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि अभी वर्तमान समय में विकास योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरित है चुनाव से, ठीक है। चुनाव संबंधित नए नए जो योजनाएं लाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से प्रेरित होते हैं, ठीक है। और विकसित भारत में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर विकासवादियों का तर्क है कि यह विकास की जो फॉर्मूला उपयोग की जा रही है वो वेस्टर्न कंट्री से प्रेरित है, ठीक है। यूरो केंद्रित धारणा है जो इसके अभ्यासकर्ताओं के हितों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसी के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि हैप्पीनेस हैज बिकम अ गोल। हमें खुशी को मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि विकसित भारत में शामिल पहलू जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन है, जैसे कि श्रम बाजारों को व्यवस्थित करना, बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिवनेस, उसके बाद वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधार, शासन में सुधार, ठीक है, और हरित क्रांति के अवसरों में लाभ उठाना। उसके बाद भौतिक विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह उन कई चीजों में से एक है जिसकी भारत का 2047 तक आकांक्षा रहेगी, ठीक है। यही चीजें जो हैं व्यवस्थित करने की बात की जा रही, तभी तो भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, उसी के साथ साथ अपने खुशी के लक्ष्य, हैप्पीनेस के लक्ष्य को भी बेहतर कर पाएगा, ठीक है। तो विकास के आलोचकों ने लगातार आधुनिकता और प्रगति के आसपास की विवादास्पद, मतलब कि जो आलोचक हैं, जो विपक्षी पार्टी के हैं, वो इस जो बनाया गया है 2047 का लक्ष्य उसका विरोध किए हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास के पारंपरिक मॉडल के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई है।
इसमें आगे कहा जाता है कि खुशी एक लक्ष्य बनाया गया है। विकसित भारत के बजाय जो थीम होना चाहिए, खुशहाल भारत विकसित भारत होना चाहिए। ठीक है, खुशहाल भारत विकसित भारत होना चाहिए, ऐसा थीम जो अभी विकसित भारत का जो थीम बनाया गया है, खुशहाल भारत विकसित भारत का थीम होना चाहिए। तो इस यात्रा में खुशी ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रसन्नता प्राप्त किए बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। विडंबना यह है कि देश विकसित तो हो गया है लेकिन लोग खुश नहीं हो रहे हैं। अमीर राष्ट्र जो है वो अनिवार्य रूप से खुशहाल राष्ट्र नहीं है। अमीर देशों ने केवल सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय पर प्रदर्शन किया है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण संकेतकों के संदर्भ में वे बहुत बुरी तरह विफल हुए हैं। जैसे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि कई विकसित देशों में खुशी के संकेतक बहुत ही खराब है और कुछ देशों ने दोनों को तुलनात्मक तरीके से, बहुत से देश जो हैं वो विकास और खुशी दोनों को बैलेंस करने में कामयाब भी हुए हैं। भारत का अगर मामला लिया जाए तो यहाँ पे भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वैश्विक स्तर पर। उसके बावजूद जो है भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 137 देशों में 126वां है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है, जो भारत की स्थिति भी है खुशहाली के लिए वो बहुत ही खराब स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने इसे मापने और गणना करने के लिए एक मजबूत तरीका बना के रखा है, जिसमें 6 मुख्य कारक हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जन्म के समय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक समर्थन, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की जो धारणा है उसमें कमी। ठीक है, तो ये जो मुख्य चीजें हैं अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा जो है हैप्पीनेस इंडेक्स और लोगों में खुशहाली जो है वो बढ़ जाएगा। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के सह लेखकों में से एक लारा बी अकनीन ने कहा कि हम देखते हैं कि रोजमर्रा की दयालुता के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि किसी अजनबी की मदद करना, दान करना, स्वयं सेवा करना, महामारी से पहले के स्तर से ऊपर आना। ठीक है, तो यही बातें कहा जा रहा है कि इसी के कारण जो है हैप्पीनेस बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। रिपोर्ट में पाया गया है कि महामारी, आर्थिक संकट और व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद विश्व स्तर पर दयालुता जो है उसके कार्य बहुत ही अच्छे रहे हैं। रिपोर्ट में खुशी और कल्याण में योगदान देने में सामाजिक संबंधों और रिश्ते के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। और इसी प्रकार जो है एक और रिपोर्ट दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। उसके विश्व बैंक के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास प्रभाग ने एक हरित सूचकांक विकसित किया है जो 3 घटकों पर आधारित है, जिसमें उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन को शामिल करने के किसी भी देश की संपत्ति का जो हैप्पीनेस है उसको माप सकता है। जैसे कि उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, अगर ये बेहतर है तो किसी भी देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बेहतर होगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानव पीड़ा सूचकांक, ये भी ध्यान रखिएगा, मानव पीड़ा सूचकांक भी देश को मानवीय पीड़ा के विभिन्न मानदंडों को मापता है और विकास के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कल्पना करता है, जिसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक, कानून का नियम सूचकांक, गरीबी सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, लिंग समानता सूचकांक, विश्व। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसे कैसे इंटरकनेक्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव पीड़ा सूचकांक से। ठीक है, और जैसे सूचकांक जो हैं वो एक खुशहाल विचार को प्रभावित करते हैं, तो ये सारे जो सूचकांक हैं वो खुशहाल विचार को प्रभावित करते हैं। और भारत खुशहाल भारत के रूप में विकसित भारत की खोज पर फिर से विचार कर रहा है, जो विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण हुआ, जिसमें साथ के साथ भारत में खुशहाली का भी स्तर में वृद्धि हो। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ के साथ साथ हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है जो अभी हाल ही में डिसरप्शन हुआ था लोकसभा में, ठीक है, और डिलिबरेशन, ठीक है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। 2 शासनों की कहानी, मतलब यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की बात की जा रही है, जिसमें 15वां लोकसभा में कांग्रेस का शासन था और 16वां और 17वां में बीजेपी का शासन है। तो इसी में कितने बार धरना दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और कितने बार सस्पेंड किए गए हैं बड़ी संख्या में एमपीज को, और कितने बिल्स को लाया गया है और सफलतापूर्वक उसको पारित किया गया है, तो इसी की तुलना किया जाएगा। ये चारों जो चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में कई संसद सदस्यों के निलंबन के बाद संसदीय कार्य मंत्री, जो भी वो तो रूलिंग पार्टी है तो वो अपनी बुराई तो करेंगे नहीं, तो इसी में कहा जाता है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा
कि कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की गई। अभी देखेंगे हम लोग कि जो विपक्ष में थे, बीजेपी जब विपक्ष में थे, जब कांग्रेस का सरकार था, उस समय भी बहुत से बीजेपी के जो नेता थे वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे थे। इसी में कहा जाता है 18 दिवसीय सत्र जो अभी विंटर सेशन था, उसमें कहा गया कि लोकसभा में सुरक्षा का उल्लंघन देखा गया, ब्रीच किया गया, वो भी उस दिन जब, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है पार्लियामेंट में 2001 में अटैक हुआ था और फिर से 2023 में अटैक हुआ और डेट दम सेम था 13 दिसंबर, ठीक है। तो उसी दिन जो है लोकसभा में सुरक्षा ब्रीच हुआ जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिसके बाद विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री से बयान मांगी, ठीक है। ये जो उल्लंघन हुआ सुरक्षा का, तो केंद्रीय गृह मंत्री से बयान मांगा गया, जिसके लिए गृह मंत्री ने कोई भी बयान जारी नहीं किया, ठीक है, और उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसी के बाद से विपक्षी सांसदों ने उसका विरोध किया और सदन के वेल में तख्तियां लेकर आ गए, ठीक है, कुर्सियां लेकर आ गए। इसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलाकर, ठीक है। जबकि जब यूपीए की सरकार थी तो उसके दौरान अरुण जेटली जब विपक्षी नेता थे तो उन्होंने कहा था कि संसदीय रुकावट से बचा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर संसदीय जवाबदेही को विकृत किया जाता है, मतलब कि जो संसदीय अकाउंटेबिलिटी है, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, मतलब रूलिंग पार्टी का जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको अगर विकृत किया जाता है तो व्यवधान जो है वो विपक्ष की वैध रणनीति है। यहाँ पे क्लियर कहा गया है अरुण जेटली के द्वारा कि व्यवधान जो है वो विपक्ष की वैध रणनीति है। इसी तरह जब सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी तब उन्होंने कहा था कि संसद को चलाने न देना भी अन्य लोकतंत्र की तरह ही लोकतंत्र का एक अन्य रूप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों को कोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बिना नाम दिए भी कोट कर सकते हैं, बस रूलिंग पार्टी का कहा जा सकता है। तो इसी को अब हम लोग चार्ट वाइज तुलना कर लेते हैं। जैसे पिछले 2 दशक के अंतर बताते हुए कहा जाता है कि संसद में सबसे अधिक व्यवधान जो है वो 15वीं लोकसभा में हुई थी। उस समय जो था अपोजिशन पार्टी में था वो बीजेपी था और रूलिंग पार्टी में जो था कांग्रेस था, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है 2009 से 2014 के दौरान जब भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थी और उस समय बैठने के उपलब्ध घंटों में से 50% से अधिक रुकावट के कारण ही बर्बाद हो गए और इसी अवधि में राज्यसभा का 40% से अधिक समय जो है वो व्यवधान में बर्बाद हो गया, जो 2004 से 2023 की अवधि में 4 लोकसभाओं में सबसे अधिक था। तो ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध जो देखा गया था वो 15वीं लोकसभा में देखा गया था और उस समय जो केंद्र में था कांग्रेस का सरकार था। तो चार्ट एक, ये जो चार्ट एक हमने फिगर में दिखाया है, चार्ट एक पिछली 4 लोकसभाओं के प्रत्येक सदन में व्यवधान के कारण के बर्बाद हुए बैठक के घंटों को बताता है। जैसे कि ये 14वां है तो 20.9 घंटा बर्बाद हुआ, 20.9%, ठीक है। उसके बाद 15वां में 50.3% जो वर्किंग आवर्स थे पार्लियामेंट में वो बर्बाद हो गए। उसके बाद 16वां में 21%। तो ये देख सकते हैं जब बीजेपी थी तो उस समय 50% बर्बाद हुआ, अभी तो वर्तमान समय में मात्र 25% ही बर्बाद हुई, ठीक है। तो 15वीं लोकसभा के छठे सत्र में 90% से अधिक बैठक जो था वो बैठक जो है वो घंटे बर्बाद हो गए जब विपक्ष ने राष्ट्रमंडल खेल 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित भ्रष्टाचार, ठीक है, और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर संसद को ठप कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा 90% से ज्यादा जो बैठकें बर्बाद हो गई थी 15वीं लोकसभा के छठे सत्र में, ठीक है। और विपक्ष के सदस्य नाराजगी बताते हुए सदन के बेल में आ गए थे। जो अभी परिस्थितियां हुई थी उसी की बराबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसी अवधि के दौरान राज्यसभा के 221वें सत्र में रुकावट के कारण 88% बैठक जो है वो घंटे बर्बाद हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा 90% और 88% एक बार में बर्बाद कर दिए गए थे। उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी और अभी वर्तमान समय में कहा जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, जो यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जो कह रहे हैं कि कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की जा रही है। अब देख लेते हैं दूसरे चार्ट में क्या कहा जा रहा है। जैसे चार्ट 2 जो है वो राज्यसभा के प्रत्येक सत्र में व्यवधान के कारण बर्बाद हुए घंटे का एक ब्यौरा देता है, जिसमें 15वीं लोकसभा के 15वें सत्र में तेलंगाना के गठन के मुद्दे पर व्यवधान आया। मुजफ्फरनगर राहत शिविर में 40 बच्चों की मौत और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 150 मछुआरों की गिरफ्तारी के कारण बैठक के समय 80% जो घंटा है वो बर्बाद कर दिया गया। यहाँ पे वही चार्ट दिया जा रहा है जैसे कि ये राज्यसभा का दिया गया है, ठीक है, जिसमें 14वें लोकसभा में लगभग 24.2% आवर्स बर्बाद हो गए, घंटे बर्बाद किए गए व्यवधान में।
15वें में 41.3, 15वां में तो सबसे ज़्यादा विवाद, 15वां लोकसभा में तो सबसे ज़्यादा विवाद रहा था, क्योंकि बीजेपी उस समय अपोजिशन में था और लगभग सबसे ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स थे वो बर्बाद हुए थे 15वें लोकसभा में। अब वर्तमान समय में देखा जाता है 17वां लोकसभा जो है इसमें 21.4% जो है आवर्स बर्बाद हुए हैं व्यवधान में। तो व्यवधान के बावजूद 15वीं लोकसभा में यूपीए सरकार ने 179 विधेयक पारित किए थे और एनडीए के नेतृत्व वाली 16वीं लोकसभा में 180 विधेयक पारित किए गए और मौजूदा लोकसभा में 207 विधेयक पारित किए गए। तो संसद ने विपक्षी सदस्यों के बहुमत की अनुपस्थिति में 3 आपराधिक कानूनी संशोधन विधेयक, जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए और वो भी संसद के विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में, जैसे कि 3 आपराधिक कानून का संशोधन, दूरसंचार को विनियमित करने वाला एक विधेयक, भारत के चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को विनियमित करने वाला महत्वपूर्ण विधेयक जो है, जिससे देश का नींव जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसी के लिए जो ये कुछ महत्वपूर्ण बिल्स थे उसका सही तरीके से चर्चा होना आवश्यक था सदन में। ठीक है, अब तीसरा जो चार्ट है और चौथा चार्ट है, दोनों को देख लेते हैं। तो चिंता की बात यह है कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च तीसरा चार्ट के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा जाता है कि मौजूदा लोकसभा में 172 में से 64 विधेयक जो हैं वो 1 घंटे से भी कम चर्चा में पारित हो गए। ये मुख्य बात है, क्योंकि कोई भी विधेयक अगर संसद में इसलिए लाया था, उसका प्रोसीजर है कि उसको सही तरीके से उस पर चर्चा किया जाए, विचार विमर्श किया जाए और जहां समस्याएं हैं उसको आप कन्विंस करने का प्रयास करें या फिर अगर उनके कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं तो उसको ऐड करने का प्रयास करें। तो यही 15वीं और 16वीं लोकसभा के लिए जो संख्या रही 44 और 24 जो बिल्स रहे उस पर 1 घंटा से भी कम विचार किया गया। वही चार्ट 3 में निचले सदन की पिछली 3 विधानमंडलों में एक विधेयक पर चर्चा पर खर्च किए गए समय को दर्शाता है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है यहाँ पे और प्रत्येक बिंदु लोकसभा में पारित विधेयक से मेल खाता है। यहाँ पे जो फिगर आ गया है ना वो गलत फिगर आ गया है, ये चार्ट 2 का ही है। तो देख लीजिएगा इसको द हिंदू के न्यूज़पेपर में, वो भी चार्ट 3 मिल जाएगा, इसमें मैंने सारा चीज डिस्कस कर दिया। उसके बाद चार्ट 4 जो है वो राज्यसभा के लिए संख्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पे चार्ट 4 जो है वो राज्यसभा के लिए संख्या प्रदर्शित करता है, जिसमें 17वीं लोकसभा की इसी अवधि में 34 2009 से 2014 तक और 39 जो है 2014 से 19, मतलब इस समय जो आ गए थे बीजेपी का सरकार था, की तुलना में उच्च सदन में 1 घंटे से भी कम चर्चा के साथ 61 विधेयक पारित किए गए। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 घंटा से भी कम चर्चा किया गया था बहुत से बिल्स पे, ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है। उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। खास के यहाँ पे राज्यसभा की बात की गई है तो 34 बिल जो है वो पास हुआ था, जिसमें 60 मिनट से भी कम उसको बहस किया गया। ठीक है, और 61 बिल जो पास किया गया उसमें भी 60 से, जैसे ये 15वां लोकसभा की बात की गई, ये 16वां लोकसभा की और 17वां लोकसभा में लगभग 61 बिल पास हुए। तो यहाँ पे बीजेपी के सरकार में ज़्यादा बिल पास किए गए बिना चर्चा के या फिर बहुत ही सीमित चर्चा किया गया इस पर। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो विवाद था बीजेपी वर्सेज कांग्रेस या फिर जो सेंटर में यूपीए वर्सेज एनडीए का क्या क्या तुलना किया जाता है, खास के संसद के कार्यवाही में कि किस तरह से दोनों के सरकार में कार्य किए जा रहे थे संसद में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है स्लिम नाम का एक स्पेसक्राफ्ट गया है जो कि मून के ऑर्बिट में ऑलरेडी 25 दिसंबर को प्रवेश कर चुका है और ये जो बनाया गया है जाक्सा, ठीक है, जो जापान का स्पेस सेंटर है, उसी को कहा जाता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, उसी के द्वारा 7 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था और लगभग 25 दिसंबर को जापान का जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून है एयरक्राफ्ट जो है वो इंटर कर गया है मून के ऑर्बिट में 1 महीने के बाद। ठीक है, और जो उम्मीद किया जा रहा है कि मून पे लैंड करेगा जनवरी 19 को। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा गया है इस आर्टिकल में कि हाउ विल स्लिम अफेक्ट चंद्रयान 4। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि स्लिम होता क्या है। ठीक है, तो जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून अंतरिक्ष यान जो है वो 19 जनवरी को चंद्रमा पर उतरने की योजना बना रहा है और यह 25 दिसंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर गया है। सफल होने पर अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद जापान जो है वो नरम चंद्र लैंडिंग हासिल करने वाले, मतलब कि सॉफ्ट लैंडिंग वाले देशों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लिम के बारे में बहुत सी चीज दी गई, जिसे यहाँ पे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून दिया गया है जापान के द्वारा, जाक्सा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी जो है साउथ पोल पे लैंड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
वो हर एक चीज इसमें दिया गया है, देख सकते हैं। लॉन्च किया गया था सितंबर में, ठीक है, 7 सितंबर को। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं, जैसे लॉन्च और डिजाइन। 7 सितंबर 2023 को जाक्सा द्वारा लॉन्च किया गया स्लिम एक हल्का अंतरिक्ष यान है जिसका वजन चंद्रयान 3 के 3900 किलोग्राम की तुलना में केवल 590 किलोग्राम है, ठीक है। ये बहुत ही हल्का है, इसलिए इसका नाम स्लिम रखा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिशन का उद्देश्य जो है, स्लिम का लक्ष्य जो है वो सटीक चंद्र लैंडिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, जिसका लक्ष्य जो है सियोली क्रेटर के पास अपने चुने हुए स्थान के 100 मीटर के भीतर लैंडिंग करना है, ठीक है। सटीक लैंड करने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रमा की यात्रा की बात की जा रही है तो ईंधन कुशल प्रक्षेपक दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें चंद्रयान 3 के होम मैन स्थानांतरण कक्ष के विपरीत जो स्लिम है उसने कमजोर स्थिरता सीमा सिद्धांत के आधार पर एक लंबे ईंधन कुशल पथ का अनुसरण किया है, जिसमें चंद्रमा तक पहुंचने में 4 महीने लगे, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कक्षीय यांत्रिकी, स्लिम ने गतिज ऊर्जा का निर्माण करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया है। अंततः धीमे दृष्टिकोण और कैप्चर के लिए चंद्रमा के कक्ष के साथ साथ अपने प्रक्षेपण पथ को संरेखित किया गया है। स्लिम के चंद्र मिशन का लक्ष्य क्या है, तो सटीक लैंडिंग, ये याद रखिएगा। स्लिम का अपने लक्ष्य स्थल से न्यूनतम विचलन, ठीक है, ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, उसके साथ उतरने का प्रयास किया जाएगा। और वैज्ञानिक पेलोड क्या क्या शामिल है, तो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह जो है वो तापमान, विकिरण और संभावित रूप से चंद्रमा के आवरण का अध्ययन करने के लिए 2 छोटे छोटे रोवर्स ले गए हैं, LEV-1 और LEV-2 को तैनात किया गया है। तो इससे चंद्रयान 4 पे क्या असर पड़ेगा, तो चंद्र दक्षिण ध्रुव अन्वेषण है, तो चंद्रमा 4 जो है, तो चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य है कि एक संयुक्त भारत जापानी मिशन जो है लूपेक्स, ठीक है, का लक्ष्य जो है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के करीब के क्षेत्र का पता लगाना है, जिसके लिए सटीक लैंडिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। और तकनीकी तालमेल को के लिए स्लिम की प्रौद्योगिकियों और अंतर्दृष्टि विशेष रूप से नेविगेशन और फीचर मिलाने के लिए एल्गोरिदम में चंद्रयान 4 की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव अन्वेषण की चुनौतियां क्या क्या है, तो उबड़ खाबड़ इलाका, तो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो जो चट्टानी इलाके हैं, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं और खड़ी ढलाने से युक्त हैं, अत्यधिक सटीक लैंडिंग क्षमताएं की मांग करता है। उसके बाद जल बर्फ की खोज भी करने का प्रयास किया जाएगा, ये जो अभी जापान के द्वारा किया गया है या फिर अभी 2 संयुक्त मिशन किया जाएगा जापान और भारत का। तो इन क्षेत्रों में जल बर्फ है जो इन्हें भविष्य के चंद्र मिशनों और संसाधन उपलब्ध के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाता है, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े बर्फ के चट्टान देखे गए हैं, तो उसके बारे में भी बेहतर तरीके से रिसर्च करने के लिए ये नए नए मिशन भेजे जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली कहा जाता है ग्रो लोकल ईट लोकल। बंगाल फार्मर्स के द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव निकाला गया है कि लोकल उगाना है, लोकल फसलों को उगाना है, जो हमारा पारंपरिक फसल है उसे उगाना है और उसे स्थानीय बाजार में ही बेचना है, ठीक है। स्वदेशी बीजों का उत्सव मनाया जा रहा है बंगाल में, इसी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे बंगाल के किसानों द्वारा कहा गया स्थानीय उगाएं स्थानीय खाएं। विभिन्न जिलों के सैकड़ों किसान धान, दाल और सब्जियों की देशी किस्में लेकर आए हैं और पारंपरिक ज्ञान का आदान प्रदान किया है। और गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर बीज बैंक की योजना बना रही है, ठीक है। ये कुछ नए नए इनिशिएटिव निकाले गए हैं बंगाल के किसानों के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के कई जिलों के किसानों ने स्वदेशी बीज महोत्सव का आयोजन किया और विभिन्न किस्मों के देसी बीज के संरक्षण का संकल्प किया, ठीक है। यह अपनी तरह का अनोखा उत्सव है जो इस महीने की शुरुआत में पूर्व मेदिनीपुर के कोंटाई में आयोजित किया गया था और विभिन्न जिलों के सैकड़ों किसान धान, दाल, सब्जियों की स्वदेशी किस्म लेकर आए हैं और आपस में पारंपरिक ज्ञान का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। इस महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, एक्शन एड, ये ध्यान रखिएगा, ने काजला जन कल्याण समिति, ठीक है, और पूर्व मेदिनीपुर किसान स्वराज समिति के साथ मिलकर जो है ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह पहल जो है एक्शन एड द्वारा पूरे भारत में शुरू किए जाने से जलवायु न्याय अभियान का हिस्सा बनाने की बात की जा रही है एक्शन एड के द्वारा। तो यह एक अनूठी पहल है जहां अभ्यास करने वाले किसानों ने स्वदेशी बीज किस्मों के बारे में अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया और एक्शन एड भारत के 22 राज्यों में जलवायु लचीलेपन और सस्टेनेबल टिकाऊ खेती के मुद्दे पर काम करता है, जो बीज महोत्सव की उस दिशा में एक कदम है जो एक्शन एड के कार्यक्रम के प्रबंधक द्वारा कहा गया। इसी में आगे कहा जाता है कि यह पहल जो है वो एक्शन एड द्वारा पूरे भारत में
शुरू किए गए जलवायु न्याय अभियान, ठीक है, जो जलवायु लगातार परिवर्तित हो रही है उसको कम प्रभावित करे इस तरह का जो फसल उपयोग किया जा रहा है, तो जलवायु न्याय अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा किसानों के बीच संवाद से जलवायु परिवर्तन और जैविक खेती के बीच संवाद बनाने में मदद मिलेगी और हमें स्वदेशी बीजों तक पहुंच और नियंत्रण को समझने और व्यवस्थित रूप से विस्तारित करने में भी मदद मिलेगी। महोत्सव का आयोजन कर गैर सरकारी संगठन, ठीक है, बहुत से एनजीओ भी इसमें शामिल हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में जमीनी स्तर पर बीज बैंक बनाने की योजना बना रहे हैं। जैसे पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के जैविक किसान प्रद्युत सामंत पारंपरिक धान को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यही मुद्दा था। उन्होंने अपनी मिट्टी, पानी के साथ साथ वनस्पति और जीवों को भी बहुत कम नुकसान के लिए नए नए तरीके अपनाए हैं, जो किसान जिससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। आगे कहा जाता है नादिया के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान जो है शैलेन चंदी, जो पारंपरिक सुगंधित चावल राधा तिलक, ये ध्यान रखिएगा, चावल का नाम है राधा तिलक, को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, तो राधा तिलक ध्यान रखें कौन सा फसल है, तो चावल है, सुगंधित चावल, ने कहा कि बीजों में सुरक्षित भोजन प्रदान करता है और हमारी जैव विविधता को रिसर्च करने और हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बेहतर तेजी से वृद्धि करने की प्रयास कर रहा है। तो ये थे आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे